आज का लेक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर बेस होगा और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें किस स्कीम के अंडर बना, कितनी सीट्स थी और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनने में कितना टाइम लगा, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, क्या काम था उसका, उसमें कितने मेंबर थे और जो दूसरी मेजर कमेटी थी वो कौन कौन सी थी, वो सारी आज हम डिटेल में ये कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोल सकते हो एक टाइप की पार्लियामेंट। जैसे हमारे पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट का काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना प्लस ऑर्डिनरी लॉ बनाना। आज की डेट के अंदर जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाती है और ऑर्डिनरी लॉ बनाती है। हमारे यहाँ पर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, कोई क्लॉज, कोई आर्टिकल, तो वो सब काम करती है। तो उस टाइम पर क्या थी, एक बॉडी थी इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया है। तो सबसे पहले तो इसकी डिमांड, मतलब ऐसा नहीं कि ये एक सडनली एकदम से बन गई, इसके लिए काफ़ी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको बनाने की जो डिमांड है वो स्वराज पार्टी ने लिखी। एक रांची में सेशन चल रहा था इनका, तो वहाँ पर इन्होंने 1934 के अंदर इन्होंने पहली बार डिमांड करा कि भाई हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। दैट इज़ द पार्टी, ये एक पार्टी थी। लेकिन जो एम एन रॉय थे ये एक पर्सन था। तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी ही चाहिए। देखिए आप सब ध्यान देख लेना कि पार्टी है या फिर कोई पर्सन है। उसके बाद में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 के अंदर ऑफिशियली डिमांड कर दी कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है और जिसका काम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जो आज हमारी रूल बुक है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसको बनाना। फिर 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और वो एडल्ट फ्रेंचाइजेस पर बेस होगी। हालांकि ये नहीं हो पाया था। ये जो इनडायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट इलेक्शन पर बेस होगी, हालांकि ये नहीं हो पाया था। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डायरेक्ट इलेक्शन पर बेस नहीं थी, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन पर बेस थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये बनेगी और विदाउट आउटसाइड इंटरफेयर, मतलब बाहर का कोई भी पर्सन इंटरफियर नहीं करेगा असेंबली के अंदर, क्योंकि इस असेंबली का काम होगा, वो सॉवरन बॉडी होगी, ये इंडिया की होगी मेनली। उसके बाद में ये सब चल ही रहा था कि अंग्रेजों ने इनकी बात मान ली है। 1940 में इन्होंने इनकी बात मान ली। ये अगस्त के मंथ में मानी थी, इसलिए इनको अगस्त ऑफर बोला जाता है कि अंग्रेजों ने इनकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1946 के अंदर एक क्रिप मिशन भेजा गया इंडिया के अंदर बात करने के लिए कि भाई जाओ इंडिया के अंदर और पता करके आओ कि कौन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी क्या स्कीम रहेगी। तो जब ये इंडिया के अंदर आए तो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम लीग था ये अपनी ही मतलब ये इसकी अपनी ही चल रही थी तिगड़म। ये अपनी उसमें लगा हुआ था मुस्लिम लीग की, हमको अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, हमको अलग से, मतलब ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा था मुस्लिम लीग। एक तो पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान बनेगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक इंडिया जो बनेगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फिर ये जो क्रिप मिशन था ये फेल हो गया, ये मुस्लिम लीग ने इसको नेगलेक्ट कर दिया। के बाद में फिर 1940, देखिए ये 1946 के अंदर जनवरी फरवरी 1946 के अंदर दूसरा मिशन भेजा गया जिसको कैबिनेट मिशन बोला गया। और ये जो कैबिनेट मिशन था ये सक्सेसफुल था। इसी मिशन के अंडर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बनी। मुस्लिम लीग ने मतलब मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कैबिनेट मिशन को। अब आपको यहाँ पर याद करने की क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें, एक तो आपको ये याद करना है कि जो कैबिनेट मिशन था इसके अंदर कितने लोग थे जो इंडिया के अंदर आए थे। देखिए तीन लिखते, एक तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिफ और एवी अलेक्जेंडर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैबिनेट मिशन था, देखिए ये मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है। तो इसलिए इसको याद करना, इसके बारे में जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसका ये जब इंडिया आया था तो इसको ये पावर ट्रांसफ़र करने के लिए ही आया था कि भाई पता कर पाओ कि क्या स्कीम होनी चाहिए, कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले ये ही मिशन आया था। तो आपसे देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि किस मिशन के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उसमें केवल क्रिप मिशन लिखा हुआ है तो आंसर क्रिप ही होगा। और मान लो कि फिर क्रिप मिशन ना देखकर उसने यहाँ पर कैबिनेट मिशन दे रखा है तो आंसर कैबिनेट होगा। मान लो क्रिप मिशन दे गया और कैबिनेट मिशन भी दे दिया तो इसका मतलब आंसर कैबिनेट होगा। तो क्रिप मिशन फेल हो गया था। स्टैफोर्ड क्रिप जो आए थे ये, इनका मिशन फेल हो गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद में जो असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, उसके तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे उससे बनेगी। हालांकि ये डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बनी थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनी थी।
और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको पता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, इसकी स्ट्रेंथ में कहा गया, ये बोला गया कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी 389 स्ट्रेंथ होगी, और जिसमें से 296 जो होगी, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको एलोकेटेड की जाएगी, और 96 सॉरी 93 जो सीट होंगी वो किसको दी जाएगी, प्रिंसली स्टेट। तो 389 सीट का बंटवारा कर दिया, ये बोल दिया गया कि 296 जो सीट होगी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस को दी जाएंगी, जो डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर कंट्रोल था, और जो 93 जो सीट होंगी वो सीट उनको दी जाएगी जो प्रिंसली थे, प्रिंस थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको दी जाएगी। हालांकि प्रिंसली स्टेट भी इनडायरेक्टली इनके कंट्रोल में, देखो कि है ना, पैरामाउंट सी साइन करके रखी हुई थी ब्रिटेन के साथ में, तो लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल था इनमें, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनमें डायरेक्ट कंट्रोल था। अब इसके अंदर भी हालांकि इसको करने की ज़रूरत कोई है नहीं, आपको बस ये नंबर याद रखना चाहिए कि ये वाला नंबर 389 सीट। अब उसके बाद मतलब ये जो 389 सीट है ये कैसे कैसे एलोकेट की जाएगी, इसमें ये बोला गया कि भाई 10 लाख, हर 10 लाख पर एक सीट दी जाएगी। या तो आप ये बोलो कि हर 10 लाख पर एक सीट जाएगी, या मतलब 10 लाख का मतलब रुपए नहीं है, मतलब पॉपुलेशन, हर 10 लाख पर, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट दी जाएगी, या एवरी वन एवरी 1 मिलियन पर एक सीट दी जाएगी हर एक स्टेट को, चाहे वो छोटा हो, बहुत ही छोटा होगा तो दो दो को कंबाइन करके दी जाएगी। और ये जो इसमें सीट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो मुस्लिम, सिख और जनरल, जनरल के अंदर मुस्लिम और सिख को छोड़कर सभी लोग आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इलेक्शन होंगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन होंगे जुलाई और अगस्त में 1946 में इलेक्शन होंगे, और नवंबर के अंदर 1946 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, और दिसंबर 1947 के अंदर इसकी पहली बैठक होगी। 9 दिसंबर को के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। फिर 11 दिसंबर 1947 को इसकी दूसरी मीटिंग होगी, जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये सब कुछ चल रहा था। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी क्या वो डायरेक्ट इलेक्शन से बनी थी जिसमें एडेड फ्रेंचाइजी पर बेस थी, तो आपका आंसर ना जी ना। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड थी, इसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये पॉलिटी का अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसमें कभी और इसके बारे में और देखें कभी। उसके बाद में जो जैसे मैंने कहा कि जुलाई अगस्त में इलेक्शन होते हैं, और नवंबर में ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिल जाती है। जब इलेक्शन हुए तो 208 सीट जो कांग्रेस को मिली, और 73 मुस्लिम लीग को मिली, और बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप थे उनको मिली। अब देखिए, सिंपल सी बात है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी मेजोरिटी, तो यहाँ पर जो सरकार बनेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही बनेगी। अब जो शुरू में क्या हुआ कि जो ये स्टेट थे, ये इंडिया के अंदर मतलब इनकी अपनी आनाबानी चल रही थी, ये तो शामिल ही नहीं होना चाहते, ये अपने अलग से ही अपना एक मतलब स्टेट बनाना चाहते थे, छोटे छोटे देश बनाना चाहते थे। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलती है। 208 मेंबर पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। और उसके बाद में फिर से 11 दिसंबर 1946 को ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बैठक होती है, और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक प्रेसिडेंट बनाया गया। और ये जो प्रेसिडेंट हुए थे इनके विरोध में कोई नहीं खड़ा था, ठीक है। उसके बाद में दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, एक याद रखना, एक तो एस सी मुखर्जी थे, और दूसरे थे हमारे बी कृष्णा नामाचारी। तो दो वाइस प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला कि जो प्रिंसली स्टेट थी वो आ नहीं रही थी, मतलब वो प्रिंसली स्टेट का अपना ही तिगड़म चल रहा था कि हम अलग सा देश बनाएंगे, अलग अलग उनके इतने सारे देश बनाना तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है छोटी सी जमीन पर। तो इन पर डंडा चलाना पड़ा, फिर धीरे धीरे इन्होंने इंडिया को शामिल कर लिया। 3 जून के अंदर क्या होता है, जैसे कि 3 जून 1947 को क्या होता है, इस दिन क्या होता है, पार्टीशन ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान हो जाता है। इंडिया का पार्टीशन, पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होगा, इंडिया का पार्टीशन। देखिए, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। इस जून को, 3 जून 1947 को, ये जो पार्टीशन ऑफ द इंडिया हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिवाइड हुआ था, तो माउंट बैटन प्लान भी बोला जाता है। तो माउंट बैटन प्लान आपसे पूछा जा सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। सारी डेट जरूरी नहीं, लेकिन कुछ डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसके अंदर जब ये माउंट बैटन प्लान हुआ, माउंट बैटन उस टाइम के बादशाह थे। तो दो असेंबली की बात की गई थी, एक तो असेंबली बनेगी, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी मुस्लिम पाकिस्तान के लिए, दूसरी असेंबली बनेगी इंडिया के लिए। तो अब क्या हो रहा था कि जो डॉक्टर मतलब जो असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये अलग अलग डे मतलब दो फंक्शन करती थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दो फंक्शन थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और एक ऑर्डिनरी लॉ बनाना। ऑर्डिनरी जो लॉ होते हैं जो वो बनाना। तो जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी बॉडी, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, तब इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे। लेकिन ये जब लेजिस्लेटिव बॉडी थी, एक ऑर्डिनरी लॉ बनाती थी, जब इसको जी बी महाबलंकर ये इसको प्रिसाइड करते थे। और जी बी महाबलंकर आपको बताओगे, ही इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के अंदर पूछा गया था। उसके बाद में क्या हुआ, नवंबर 19 देखिए, नवंबर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो मतलब उसके काफ़ी प्रोविजन, मेन मेन प्रोविजन बन गए थे, तो उसको उस दिन अडॉप्ट कर लिया गया। इस दिन क्या हुआ था देखिए। अब और ज़रा थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि जो टोटल सीट थी 380, कैबिनेट मिशन आया तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके अंदर जो टोटल सीट थी 389 थी। लेकिन ये इसके अंदर मुस्लिम लीग भी था, मुस्लिम लीग भी था। लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हुआ, तो अब देखिए सीट कैसे बटी हुई थी, मैं बता देता हूँ। सीट बटी हुई थी इस टाइप से, 296 सीट सीट तो ब्रिटिश प्रिंस, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनकी होगी, और 93 जो 93 सीट थी वो प्रिंसेस को दी थी, जो वहाँ के राजा थे इंडिया के। और जब पार्टीशन हुआ तो सीट का बंटवारा हो गया, मतलब अब सीट थी जो 389 थी, ये घट के कितनी रहेगी, ये रहेगी 299। इसमें से 93 जो प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट, इन प्रिंसली स्टेट में 70 मतलब जो 70 थी वो इंडिया के पाले में चली गई। और जो 296 सीट बची थी, उसमें से 229 इंडिया के पास आ गई, बाकी पाकिस्तान के साथ चली गई थी। तो ये नंबर इतना ज़रूरी नहीं, बस आप एक ये नंबर ज़रूर याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अलग अलग काम होते थे, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूंट, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो नेशनल फ्लैग है ये कब अडॉप्ट किया गया था। 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को। तो मतलब दो तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक तो हमारा नेशनल एंथम, उसको अडॉप्ट किया। फिर उसी डेट को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। और फिर नेशनल जो सॉन्ग है इंडिया का, उसको भी इसी डेट को अडॉप्ट किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हुए इस डेट को। फिर उसके बाद क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मतलब फाइनल सेशन था, एक फाइनल मीटिंग थी। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये 26 जनवरी 1950 को भी मिले थे, ठीक है। और उसके बाद में देखिए 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, इनको हमारा रिपब्लिक डे बनाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो वो देश आज़ाद होने के बाद फर्स्ट रिपब्लिक डे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये जब बनाया गया था। उसके बाद में जब 1951 के और 51 से जो है 1951 से लेकर 1952 में इलेक्शन होंगे, फिर मतलब फिर एक नई गवर्नमेंट बनेगी, तो उसके अंदर भी नए लोग होंगे। के अंदर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनने के लिए कितना टाइम लगा, 11 सेशन लगे, 2 साल और 11 मंथ, 18 डेज। ठीक है, 18 डेज देख लेना आप, कहीं कहीं 17 डेज भी लिखा हुआ है, तो अगर आपने ऑप्शन में आता है तो आप देख लेना 18 17 उस हिसाब से देख लेना। इसका टोटल अगर बात करें 60 कंट्रियों से अम्बेडकर साहब ने इसको लिया था, और 64 लाख रुपये खर्च हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ये डेटा कुछ याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब देखिए मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके बारे में बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो एक काम दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो अम्बेडकर जी को दिया गया था। और इनकी कमेटी का नाम ड्राफ्टिंग कमेटी था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये बनी कब थी, ये जो डेट जरूरी नहीं, 29 अगस्त 1947 को इसको बनाया गया था। इसके मेंबर कितने मेंबर थे, एक तो ये जरूरी है, और कौन कौन से मेंबर थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो चेयरमैन थे अम्बेडकर साहब थे, और इसके बाकी जो मेंबर थे गोपाल स्वामी अयंगर, एक तो हो गया अलादि कृष्णा स्वामी अय्यन, और के एम मुंशी हो गया, सैयद मोहम्मद सलाउद्दौला,
और एक एम माधव राव। देखिए एम माधव राव ने बी एल मित्तल को रिप्लेस किया था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। पहले बी एल मित्तल थे, लेकिन सॉरी, बी एल मित्तल की जो तबीयत थी वो खराब चल रही थी, तो जिसकी वजह से माधव माधव राव जी को बनाया गया। उसके बाद में जो सातवें थे वो थे हमारे कृष्ण रामाचारी। इन्होंने क्या किया था, जो डीपी खेतान है, इनको पहले बनाया गया था, लेकिन इनकी डेथ होगी 1948 के अंदर, तो फिर इनको कृष्ण रामाचार्य जी को बनाया गया। अब ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जो कुछ कमेटी थी जैसे कि यूनियन कमेटी, तो जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहर पहले ये देखो कि कौन कौन सी कमेटी, याद करने का तरीका, जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सी दी गई। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को यूनियन पावर कमेटी दी गई, ये बहुत बड़ा ओहदा था इनका, तो इसलिए वो पावरफुल थे, इसलिए उनको यूनियन के बारे में ज़्यादा पावर दी गई। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दी गई इनको, और एक और दी गई इनको स्टेट कमेटी। स्टेट कमेटी का मतलब ये होता था कि ये नेगोशिएशन करेगी स्टेट से। कुछ स्टेट शामिल नहीं होना चाह रहे थे ना, तो उनको नेगोशिएशन करके उनको शामिल करके फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, और सरदार पटेल जो थे इनको प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी दी गई, कि जो प्रोविंशियल लेवल पर, जो स्टेट लेवल पर कंसल्टेशन करना है वो सरदार पटेल जी करेंगे। और दूसरी कमेटी और देख लेते हैं, दूसरी कमेटी एक और कमेटी दी गई थी सरदार पटेल जी को, ये थी फंडामेंटल राइट पर बेस। मतलब ये बहुत सारी कमेटी थी, ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो ये जो पूरी कमेटी थी ना ये वाली, ये अम्बेडकर इनको दी गई थी, इनको सरदार पटेल को, लेकिन इसके भी छोटे छोटे पार्ट बना दिए गए, कि जैसे फंडामेंटल पर अलग कमेटी होगी, माइनॉरिटी पर अलग कमेटी होगी। तो ये सब कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो सिंपल सी बात है, इनका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड काम होगा, तो इनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो प्रोसीजर होता है कि भाई उसके रूल रेगुलेशन को कैसे रखना, तो सारी कमेटी इनको दी जाएगी। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी इनको दी गई राजेंद्र प्रसाद जी को। और क्या स्टेट कमेटी, सॉरी, ये स्टेयरिंग कमेटी भी किसको दी गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेयरिंग जो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में था ना, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, इसलिए इनको ये कमेटी दी गई कि भाई आप इन कमेटी को हेड करोगे। अब फाइनल ड्राफ्ट, अब ये कमेटी के बारे में हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आज का लेक्चर में रट्टा मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको बिना रट्टो हो जाए। जैसे मैंने कहा कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका मेन पार्ट तैयार हो चुका था। तो उसमें कितने आर्टिकल था, 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कौन सी 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, तो उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स और शेड्यूल कितने थे, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिए ये हमारा ये बन गया। फिर क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, मतलब ये तो लागू हुआ था। देखिए शब्दों पर ध्यान देना, अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, कमेंसमेंट कर दिया गया था, मतलब शुरुआत हो गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 जनवरी, और इसी डे को 26 जनवरी को कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। इसी डेट को बोला जाता है रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को क्या बनाते हो, रिपब्लिक डे, कि आज हमारा रिपब्लिक डे है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर अब देखिए इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि 26 जनवरी को ही क्यों बनाया गया। देखिए एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1920 में एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, रावी रिवर के किनारे लाहौर सेशन हुआ था। तो दिसंबर 1929 को हुआ था। तो मतलब साल का लास्ट चल रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने ये बोला था कि भाई अब 26 जनवरी को हम, और भी एक इसका एक पूर्णिमा का डे था, इस दिन पूर्ण स्वराज डे भी इसको सेलिब्रेट किया था, इस डेट को 26 जनवरी को। तो इन्होंने 1929 को बोला था कि जब ये मिले थे लाहौर के अंदर, इन्होंने बोला कि 1930 को जब भी 26 जनवरी आएगी, तो उस दिन हम अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। तो ये इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर सारे मेल नहीं थे, फीमेल भी थी। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपसे नाम पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो आपसे ये नाम दिया जाएगा, या इनमें से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी फीमेल है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली
की मेंबर थी। तो ऐसे ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत ही ज़रूरी है। राजकुमारी, अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपाल, ये सारे नाम बहुत ही, आज का लेक्चर में आपको बहुत इम्पो मतलब रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। और जैसे कि चलो ये इतना पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जब इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त के अंदर, तो नवंबर नवंबर 1946 को 208 सीट के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई। तो जीत गई तो उसके कुछ मेंबर भी होंगे। तो उन किन किन को कौन कौन सी पोर्टफोलियो दिया गया, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। नाम दे देते हैं ऐसे रैंडम सा, इनमें से कोई सा भी, और पूछा जाता है कि भाई बताओ, कि ऐसा पूछा जाएगा कि भाई सरदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंटरिम जब गवर्नमेंट बनी थी तो उसके अंदर कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रट्टा मारना पड़ेगा, इसका तो कोई भी इलाज नहीं है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। होम मिनिस्ट्री दी गई थी इनको, इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई थी। ये सारे देखिए, कौन सा पूछ रहे पता नहीं है, हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन आए हुए क्वेश्चन है। और एक और इस कुछ काम की बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने बताया था जब मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा था, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करे। इसने ढांचा बनाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो प्रोविजन है ना, वो बहुत ही काम के हैं। मतलब पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक बना कर देते हैं। तो काफ़ी एक बना हुआ ढांचा मिल गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए, प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट वाज मेड, कब बनाया गया था? ठीक है, इसके अंदर जैसे मैंने बताया, अगस्त ऑफर आया था 1940। फिर 1942 को क्रिक मिशन आया। फिर 1946 को कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के अंदर ही बनाया गया था, लेकिन कैबिनेट मिशन दे नहीं रखा है, तो भैया कैबिनेट, ये क्रिक मिशन ही हो जाएगा आंसर, तो क्रिक मिशन। दूसरा क्वेश्चन, कि अब ये क्वेश्चन है, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू डिसाइड द allotted member seat in each province, one representative was in ratio to which of the population। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो कैबिनेट मिशन आया था, इसमें ये बताओ कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वन रिप्रेजेंटेटिव कितने लोगों, मतलब कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब कितनी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो 10 लाख या 1 मिलियन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब कितने लोग होंगे तो उनको एक सीट दी जाएगी। समझ गया? तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following persons sorry who among the following person was not a member of the cabinet mission। जैसे मैंने बताया कि ये लॉरेंस भी था, क्रिप भी था, अलेक्जेंडर भी था, लेकिन कौन नहीं था? विलियम हुड। तो ये नहीं था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज स्टेब्लिशन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, इसके अंदर क्रिप मिशन के अंदर, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन इंडियन इसके अंदर भी नहीं होनी। देखिए, अगर मान लो कैबिनेट मिशन नहीं होता है, तो आंसर था ये क्रिप मिशन। लेकिन दोनों दे रखे हैं। देखिए, क्रिप मिशन तो फेल हो गया, लेकिन कैबिनेट मिशन आया था, ये पास हो गया था। जब दोनों दे रखे हो तो आंसर इसी पर लगाना, दिस इज द आंसर। ठीक है, जब दोनों दे रखे हो, अगर मान लो एक कोई सा ना दे रखा हो, ये ना दे रखा हो, तो आंसर ये होगा, और ये ना दे रखा हो तो ये, दोनों दे रखे तो भैया ये होगा। वो तो एग्जामर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या सोच कर पेपर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who gave the idea of a constituent assembly firstly for the formation of the constitution for India। तो आंसर कौन सा हो जाए? स्वराज पार्टी। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो सबको पता है, इलेक्टेड इलेक्टेड की बात हो रही है यहाँ पर, वर्ड पर ध्यान देना यहाँ पर। अगर वैसा बोला था कि हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सचिदानंद सिन्हा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्टेड शब्द दिया है, तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन डिटेल से पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।